हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वी का लेसन नंबर 11 आभाळातल्या पाऊल वाटा इसका एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे। आभाळ यानी आसमान और पाऊल वाटा यानी फुटपाथ यानी आसमान में से जाने का रास्ता। तो क्या है इस लेसन में? नैसर्गिक साधन संपत्तीने समृद्ध असलेल्या भारतात प्राणी पक्षी यांमधील वैविध्यही थक्क करणारे आहे। नैसर्गिक साधन संपत्ति यानी नेचुरल रिसोर्सेस से समृद्ध, बहुत रिच ऐसा भारत देश है। तो इसके साथ साथ प्राणी पक्षी एनिमल्स और बर्ड्स में भी वैविध्य डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। थक्क करणारे आहे, इतनी ज़्यादा है कि एस्टॉनिशिंग है, बहुत शॉक करने वाली है, बहुत ज़्यादा बायोडायव्हर्सिटी है। भारतात पक्ष्यांच्या 1246 जाती आहेत। भारत में पक्षियों की 1246 स्पीशीज पाई जाती है, यानी बहुत ज़्यादा है। पक्ष्यांच्या दुनियेतल्या अनेक आश्चर्यकारक गोष्टींपैकी एक गोष्ट म्हणजे पक्ष्यांचे स्थलांतर होय। तो पक्षियों की दुनिया की बहुत सारी सरप्राइजिंग चीज़ों में से एक चीज़ पक्षियों का स्थलांतर है। स्थलांतर माइग्रेशन, यानी एक जगह से दूसरे जगह हज़ारों पक्षी सफ़र करते हैं, हज़ारों मील का सफ़र करते हैं। पक्षी स्थलांतर का, कुठून व कधी करतात? अच्छा, ये जो माइग्रेशन है ये पक्षी क्यों करते हैं और कब करते हैं, कैसे करते हैं, याचे विवेचन प्रस्तुत पाठात आले आहे। इसका विवेचन एक्सप्लेनेशन इस प्रेजेंट लेसन में आया है, यानी इस प्रेजेंट लेसन में बर्ड्स के माइग्रेशन के बारे में सब एक्सप्लेनेशन किया गया है। प्रस्तुत पाठ आपली सृष्टी आपले धन या पुस्तकातून घेतला आहे। ये प्रेजेंट लेसन एक किताब है, आपली सृष्टि आपले धन यानी अपना नेचर ही अपनी दौलत है, इस किताब से लिया गया है। तो पक्ष्यांच्या दुनियेतल्या अनेक गोष्टी आश्चर्यजनक आहेत। बर्ड्स की दुनिया की बहुत सारी चीज़ें सरप्राइजिंग है, पण त्यातही सर्वांत स्तिमित करणारे काही असेल तर अनेक पक्षी जाती वर्षातून 2दा करत असलेला हजारों मैलांचा प्रवास। लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा स्तिमित यानी एस्टॉनिश करने वाली अगर कोई चीज़ है तो अनेक पक्षी जाति, बहुत सारे बर्ड्स की स्पीशीज़ वर्षातून 2दा करत असलेला, साल में 2 बार हज़ारों मैलांचा प्रवास, हज़ारों मील का प्रवास करते, सफ़र करते हैं, जिसको माइग्रेशन कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा एस्टॉनिशिंग बात है पंछियों की दुनिया की। भारतातल्या कोणत्याही सरोवराकडे हिवाळ्याच्या सुरुवातीला नज़र टाकली, भारत के किसी भी सरोवर यानी लेक की तरफ हिवाड़ा यानी विंटर सीजन के शुरुआत में अगर हम नज़र डालेंगे तर निरनिराळ्या जातींच्या बदकांनी पाणी अक्षरशः झाकलेले दिसते। तो अलग अलग टाइप्स के बदकों की स्पीशीज से पानी अक्षरशः यानी ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पानी ढक गया है, छुप गया है, इतने पक्षी आते हैं। हे पक्षी 2 महिन्यांपूर्वी तर इथे नव्हते। ये पक्षी महीने 2 महीने पहले तो यहाँ नहीं थे। एकदम हजारोंच्या संख्येने हे आले कुठून? अरे अचानक हजारों की संख्या में ये आए कहाँ से? युरोप आणि उत्तर आशियातून हजारों मैलांचा प्रवास करून बदकेच नव्हे तर इतरही असंख्य जातींचे पक्षी नियमितपणे हिवाळ्याच्या आरंभी येऊ लागतात। तो यूरोप और उत्तर एशिया, नॉर्थ एशिया से हज़ारों मील का सफ़र तय करके सिर्फ ये बदक टाइप के पक्षी नहीं बल्कि और भी बहुत सारे असंख्य जाति के डिफरेंट स्पीशीज़ के पक्षी नियमितपने रेगुलरली कब आते हैं? हिवाळ्याच्या आरंभी यानी ठंडी शुरू होने से पहले ही, ठंडी शुरू होते होते ही ये पक्षी आने लगते हैं। भारतात येणारे श्वेत ब्लाक जर्मनीतून येतात। भारत में श्वेत ब्लाक यानी वाइट बगले, स्टॉर्क, ये जर्मनी से आते हैं। तर बदकांच्या काही जाती साइबेरियातून, तो बदक की कुछ स्पीशीज़ साइबेरिया से आते हैं। साइबेरिया रशिया का एक बहुत बड़ा ठंडा इलाका है। बलाकांच्या स्थलांतराविषयी कालिदासाच्या वाङ्मयात उल्लेख आढळतात। ये जो बलाक पक्षी है स्टॉर्क, इनके माइग्रेशन के बारे में तो कालिदास के वाङ्मय में, कालिदास ये बहुत पुराने संस्कृत के राइटर है इंडिया के, और वाङ्मय इनके लिटरेचर में इसका उल्लेख आढळतात, इसका जिक्र हमको मिलता है, यानी इतने पुराने ज़माने से ये आ रहे हैं। हंस पक्षीसुद्धा पावसाळ्यात दिसत नाही। हंस जो पक्षी होते हैं ये भी बारिश में नहीं दिखते, अशी वर्णने
प्राचीन वाङ्मयात आहेत, ऐसा डिस्क्रिप्शन पुराने लिटरेचर में किया गया है. मात्र या काळात हे पक्षी नक्की कुठे जातात याची मात्र माहिती दिसत नहीं. लेकिन इस ज़माने में ये पक्षी नक्की कहाँ जाते हैं इसका कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलता. यानी उस ज़माने में उतनी रिसर्च नहीं हुई थी कि कहाँ जाते हैं ये मालूम करे. सिर्फ इतना मालूम था कि ये गायब हो जाते हैं. याच्या उलट युरोपमध्ये अनेक पक्षी हिवाळ्यात दिसेनासे होतात याची जाणीव होती. अच्छा, इसका उलट यूरोप में बहुत सारे पक्षी हिवाळ्यात हिवाळ्यात ठंडी के मौसम में दिसेनासे होतात यानी गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं. इसकी भी जानीव थी. ये भी लोगों को मालूम था कि ठंडी में ये पक्षी यूरोप से गायब हो जाते हैं. पण ते नक्की काय करतात हे कुणालाच माहिती नव्हते. लेकिन वो ॲक्च्युअली करते क्या है ये किसी को भी नहीं मालूम था, कहाँ गायब हो जाते हैं. अनेकांच्या समजुतीप्रमाणे बर्फ पडू लागण्यापूर्वी हे पक्षी बेडूक, खवलेकरी अथवा काही सस्तन प्राण्यांप्रमाणे चिखलात अथवा कपारीत गाळून घेऊन प्रदीर्घ हिवाळी झोप काढत असले पाहिजेत. बहुत सारे लोगों का क्या समझ था कि बर्फ़ पड़ने से पहले, बर्फबारी होने से पहले ये पक्षी भी कुछ और जानवर जैसे बेडूक और खवलेकरी यानी पेंगोलिन अथवा काही सस्तन प्राण्यांप्रमाणे, सस्तन यानी मैमल्स, कुछ मैमल्स के क्या करते हैं लोग, चिखलात अथवा कपारी. चिखल यानी बेडूक जो होता है वो बारिश के बाद क्या करता है, चिखल में अंदर खोल गड़ के वो सो जाता है, उसको हाइबरनेशन कहते हैं. अथवा कपारीत गड़ून, कपारी या किसी क्रैक्स के अंदर, ज़मीन के अंदर कोई क्रैक्स है या केव्स के अंदर वो जाके छुप के सो जाते हैं. गाड़ून घेऊन वो अंदर डिग करके अपने आप को गाड़ लेते हैं ज़मीन के अंदर. और प्रदीर्घ हिवाळी झोप काढत असले, प्रदीर्घ यानी बहुत लॉन्ग, हिवाळी झोप यानी विंटर स्लीप यानी हाइबरनेशन, सो जाते हैं, काढत असले पाहिजेत. ऐसा अनुमान था लोगों का कि ये भी जाके कहीं सो जाते होंगे. पुढे माणूस एका खंडातून दुसऱ्या खंडात प्रवास करू लागला. आगे तरक्की हुई तो इंसान एक खंड यानी कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में सफ़र करने लगा. तेव्हा त्याच्या लक्षात आले की आपल्या खंडातून गायब होणारे पक्षी त्याच ऋतूत दूसऱ्या खंडात दिसून येतात. अब उसको समझ में आया कि हमारे कॉन्टिनेंट से जो पक्षी गायब हो जाते हैं वो उसी सीज़न में दूसरे कॉन्टिनेंट में दिखाई देते हैं. यानी अब इनको समझ में आया कि ये माइग्रेशन करते हैं. पक्ष्यांच्या स्थलांतराचा अभ्यास करणे ही काही सोपी गोष्ट नहीं. बर्ड्स का ये जो माइग्रेशन है इसको स्टडी करना ये कोई आसान चीज़ नहीं है. पण अवघडातल्या अवघड प्रश्नातून विज्ञानाला मार्ग काढावा लागतो. लेकिन अवघड, डिफ़िकल्ट, मुश्किल से मुश्किल सवालों का विज्ञान, सायन्स को रास्ता ढूंढना पड़ता है, जवाब ढूंढना पड़ता है. पक्ष्यांच्या स्थलांतराचे मार्ग शोधण्यासाठी एक साधा पण कष्टसाध्य उपाय गेल्या शतकापासून वापरला जात आहे. तो बर्ड्स के माइग्रेशन के पीछे भी रास्ता ढूंढना यानी इसके बारे में मालूमात करने के लिए एक बहुत सिंपल लेकिन कष्टसाध्य बहुत लेबरस, बहुत मेहनत चाहने वाला उपाय, एक सोल्यूशन गेल्या शतकापासून, शतक 100 साल, पिछले 100 साल में, पिछले सेंचुरी में इस्तेमाल किया जा रहा है. तो वो क्या है, एखाद्या विशिष्ट भागात अनेक पक्षी पकडून त्यांच्या पायात खुणेचे वाड़े अडकवून द्यायचे. एक खास इलाके में बहुत सारे पक्षियों को पकड़कर उनके पैरों में खून यानी सिग्नल और वाड़े यानी एंकलेट या रिंग, उनके पैरों में, उनके एंकल्स में एक रिंग बिठा देते, एंकलेट बिठा देते. एल्युमिनियम से बनवलेले हे वाड़े हल्के असतात. ये वाड़े क्योंकि एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं तो बहुत हल्के होते. त्याचे पक्ष्यांना ओझे होत नाही. बर्ड्स को उनका वजन नहीं लगता है ना, उनको तकलीफ नहीं होती. या वाड्यावर ज्या संशोधन संस्थेने ते लावले त्या संस्थेचे नाव आणि खुणेचा क्रमांक असतो. इस एंकलेट के ऊपर जिस संशोधन यानी रिसर्च संस्था यानी इंस्टीट्यूट, जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको लगाया है उस इंस्टीट्यूट का नाम और उसका खुणेचा क्रमांक यानी उसका एक नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है. कोणत्या क्रमांकांचे वाडे कोणत्या पक्ष्याला कुठे आणि केव्हा लावले यांची संस्थेकडे नोंद असते. तो कौन सा क्रमांक, कौन सा सीरियल नंबर का ये एंकलेट कौन से पक्षी को कहाँ लगाया गया था और कब लगाया गया था, उस संस्था के पास इसकी पूरी नोंद, इसकी पूरी एंट्री होती है रजिस्टर में. वाड़े अडकवलेले हे पक्षी पुन्हा मोकळे सोडले जातात. अब इनको ये एंकलेट लगा देने के बाद इन पक्षियों को फिर से फ्री छोड़ देते हैं, मोकळे, फ्री. एखादा वाडा असलेला पक्षी जिवंत अथवा मृत ज्याला सापडेल
याने त्या संस्थेला कळवावे अशी अपेक्षा असते. अच्छा, ये एंकलेट लगा हुआ पक्षी अगर किसी को जिंदा या मुर्दा कहीं पर भी मिल जाए तो उस संस्था को उसने इन्फॉर्म करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा होती है, ऐसा उससे एक्सपेक्ट किया जाता है की वो इन्फॉर्म करेगा. अर्थात लावलेल्या सर्व वाड्यांची माहिती परत मिळतेच असे नाही. अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि जितने पक्षियों को ये एंकलेट लगाया उन सबकी इन्फॉर्मेशन वापस मिलती है, ऐसा नहीं होता. परंतु 100तल्या 1-2 वाड्यांचा जरी पत्ता लागला तरी त्यातून मौल्यवान माहिती मिळू शकते. लेकिन अगर 100 में से 1-2 एंकलेट लगाए हुए पक्षी की भी जानकारी मिल गई तो उसमें से भी मौल्यवान माहिती, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. जैसा कि केरळात वाडे लावलेले परीट पक्षी काबूल अफगानिस्तान, वायव्य पाकिस्तान या भागात सापडले आहेत. केरल में जिन पक्षियों को ऐसे वाड़े लगाए गए थे, ऐसे कुछ परीट, ये एक स्पीशीज़ है वाइट वैगटेल, ये पक्षी कहाँ पाए गए? काबुल, जो अफगानिस्तान का कैपिटल है, और वायव्य पाकिस्तान के एक इलाके में भी पाए गए. यानी ये लोग इतना बड़ा सफ़र करते हैं. केरळातलाच एक रानपरीट ब्रह्मदेशात सापडला और केरल का ही एक रानपरीट फॉरेस्ट वैगटेल ये ब्रह्मदेश में, ब्रह्मदेश आजकल उसको म्यांमार कहते हैं, बर्मा देश में मिला. जर्मनीत वाडे लावलेला बलाक बीकानेरमध्ये सापडला आहे और जर्मनी में वाड़ा लगाया गया था, उसको एंकलेट पहनाया गया था. ऐसा पक्षी, बलाक पक्षी बीकानेर जो कि राजस्थान में है इंडिया के, वहाँ पाया गया. अलीकडच्या काळात विमाने आणि रडार यंत्रणेमुळे सुद्धा पक्ष्यांच्या स्थलांतराविषयी मोलाची माहिती मिळाली आहे. अलीकडे यानी रिसेंटली, आजकल के ज़माने में विमाने यानी एरोप्लेन्स और रडार यंत्रणें, रेडार के ज़रिए से भी पक्षियों के जो स्थलांतर है, माइग्रेशन है, इसके बारे में बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी यूज करके. तरीसुद्धा पक्ष्यांच्या या गूढ सवयींसंबंधीची कित्येक रहस्य अद्याप उकललेली नाहीत. लेकिन फिर भी पक्षियों के इस गूढ़ यानी सीक्रेट, मिस्टीरियस सवयींसंबंधी, सवयी उनके हैबिट्स के बारे में कित्येक रहस्य, बहुत सारे रहस्य, सीक्रेट अद्याप अभी तक उकललेली नाहीत, अभी तक ओपन नहीं हुई, अभी तक खुली नहीं है. बहुत सारी चीज़ें अभी भी मालूम करना बाकी है. पक्ष्यांच्या स्थलांतराचे अनेक प्रकार पाडता येतील. बर्ड्स का जो माइग्रेशन है इसके बहुत सारे टाइप्स है. हिमालयासारख्या पर्वत रांगांमध्ये राहणारे पक्षी थंडीत खाली दरीत अथवा सखल भागात उतरतात. तो हिमालय के जैसे पर्वत रांग यानी माउंटेनस रीजन में रहने वाले पक्षी ठंडी में नीचे दरी में अथवा सखल भागात, सखल यानी प्लेन्स में, नीचे प्लेन्स में या वैली में आ जाते, उतर जाते, आणि उन्हाळ्यात परत वर सरकतात और गर्मी आती है तो फिर से ऊपर चले जाते. त्यांचा एकूण प्रवास काही किलोमीटरचाच असतो. तो इनका सफ़र तो कुछ किलोमीटरों का ही होता है, पहाड़ से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना. अनेकदा दुष्काळ, महापूर अथवा बर्फवृष्टीमुळे एखाद्या प्रांतात अन्न मिळेनासे जाते. अब ज़्यादातर क्या होता है कि दुष्काळ यानी फैमिन और महापूर, कहीं फ्लड आ गया या बर्फवृष्टि या बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो गई तो एखाद्या प्रांतात अन्न मिळेनासे झाले किसी एक जगह में, इसके वजह से अन्न यानी फूड ग्रेन्स, खाने की चीज़ नहीं मिलती है, स्कैर्सिटी हो जाती है, कि पक्षी तो प्रांत सोडून तात्पुरते दुसरीकडे जातात. तो पक्षी उस इलाके को छोड़कर तात्पुरते, टेम्पररी तौर पर दूसरे जगह चले जाते हैं. मुळात अन्नाचे दुर्भिक्ष हीच स्थलांतरामागची मूळ प्रेरणा आहे. तो मुळात जो रूट कॉज है वो क्या है? अन्नाचे दुर्भिक्ष यानी स्कैर्सिटी ऑफ फूड. ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से पक्षी स्थलांतर करते हैं. मूळ प्रेरणा है, ये मेन इंस्पिरेशन है स्थलांतर करने का. पक्ष्यांना थंडी वाऱ्याची फारशी काळजी नसते. बर्ड्स को ठंडी की ज़्यादा फिक्र नहीं होती, यानी ठंडी की वजह से वो माइग्रेशन नहीं करते. अन्नाचा पुरेसा पुरवठा असेल, अगर खाना पीना बहुत जमा है, उसकी स्टोरेज है, तर पक्षी बर्फाळ प्रांतातही व्यवस्थित जगू शकतात. तो पक्षी बर्फ़ के इलाके में भी आराम से जी सकते हैं. एरवी 2 ते 5,000 मीटर उंचीपर्यंत सापडणारे हिमकाक पक्षी ॲव्हरेज चढणाऱ्या गिर्यारोहकांच्या मागे मागे 8,500 मीटर म्हणजे सुमारे 27,000 फूटपर्यंत आल्याची नोंद आहे. इसका एक एग्जाम्पल वो दे रहे हैं कि नॉर्मली तो 2 से 5,000 मीटर ऊंचाई तक मिलते हैं हिमकाक पक्षी. हिमकाक ये वाइट क्रो बोलते हैं, हिमालयन वाइट क्रो. लेकिन कभी कभी क्या होता है, एवरेस्ट चढ़णाऱ्या गिर्यारोहकांच्या मागे मागे, एवरेस्ट माउंटेन जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन है,
माउंटेनियर लोग उस पर चलते हैं, गिरियर रॉक यानी माउंटेनियर्स लोग, उनके पीछे पीछे ये पक्षी जाता है और 8,500 मीटर यानी सुमारे 27,000 फूट पर्यंत आल्याची नोंद आहे. 27,000 फूट तक भी उनके पीछे पीछे ये पक्षी गया है, ऐसा रिकॉर्ड मिलता है. एवढ्या उंचीवर या पक्ष्यांना बर्फ, थंडी आणि हवेची कमी होत जाणारी घनता याचा कोणत्याही प्रकारे त्रास होत असलेला दिसत नहीं. इतनी ऊंचाई पर भी इन पक्षियों को बर्फ, ठंडी और हवा की कम होती हुई घनता यानी डेंसिटी, हवा कम डेंस हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, लेकिन इन पक्षी को इसका कोई असर नहीं होता. हिवाळ्यात पक्षी दक्षिणेकडे स्थलांतर करतात. अच्छा, हिवाळा यानी ठंडी के मौसम में पक्षी साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ माइग्रेशन करते हैं. ते थंडीमुळे नाही, ये ठंडी की वजह से नहीं, तर बर्फ पडून अन्न शोधने कठिन झाल्यामुळे. लेकिन वो क्यों करते हैं? बर्फ गिरने के बाद पूरी ज़मीन ढक जाती है और उनको अनाज मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो माइग्रेशन करते हैं. अनेक पक्षी ऐसे आहेत की जे बर्फ पडायला लागण्याच्या बरेच आधी, बहुत सारे पक्षी तो ऐसे हैं कि बर्फ गिरने से भी बहुत पहले अन्न अद्याप ही भरपूर उपलब्ध असतानाच अभी फूड ग्रेन्स बहुत अवेलेबल है, उस वक्त ही दक्षिण यात्रेला सुरुवात करतात, अपने साउथ के सफ़र की शुरुआत कर देते हैं. हे पक्षी स्थलांतरासाठी अन्नाच्या तुटवड्याची वाट पाहत बसत नाही. ये पक्षी अपने स्थलांतर माइग्रेशन शुरू करने के लिए फूड की स्कैरसिटी, तुटवड्याची स्कैरसिटी होने का इंतजार नहीं करते, पहले ही सफ़र शुरू कर देते हैं. सूर्य दक्षिणेकडे झुकू लागला की त्यांचे मन जणू उछल खाते. सूरज दक्षिण की तरफ झुकने लगा यानी ठंडी के मौसम की शुरुआत होने लगी कि त्यांचे मन जणू उछल खाते, उनका मन बेचैन हो जाता है. दक्षिणेची ओढ लागते, इनको दक्षिण की तरफ जाने का एक इंक्लिनेशन पैदा हो जाता है अंदर से. आतील अस्वस्थता वाढते, अंदर की बेचैनी बढ़ जाती है. एका जातीचे अनेक पक्षी एकत्र येतात आणि ठराविक मुहूर्ताला प्रयाण करतात. तो एक स्पीशीज़ के बहुत सारे पक्षी एक साथ आ जाते हैं और एक ठराविक मुहूर्ताला, एक खास मौके पर, एक खास टाइम पर प्रयाण करतात, डिपार्चर कर देते हैं, वहाँ से अपना सफ़र शुरू कर देते हैं. या पक्ष्यांच्या बाबतीत स्थलांतराचा आता अन्नाशी संबंध उरला नसून तो इन पक्षियों के बारे में माइग्रेशन के लिए अब उनका फूड से कोई संबंध नहीं रह गया. फूड अवेलेबल है फिर भी वो माइग्रेशन कर रहे हैं. तो क्या है फिर ये ठराविक ऋतूत ठराविक दिशेने झेप घेणे हा एक धार्मिक विधी असल्यासारखा त्यांच्या जीवनाचाच एक भाग झाला आहे. एक ठराविक ऋतू में, एक फिक्स मौसम में, एक ठराविक दिशेने, एक फिक्स डायरेक्शन में झेप घेने यानी छलांग लगा लेना, सफ़र शुरू कर देना, ये एक धार्मिक विधि जैसा कि उनका एक रिलीजियस रिच्युअल बन गया है, यानी हर साल वो करते ही करते हैं, असल्यासारखे त्यांच्या जीवनाचाच एक भाग झाला है. उनकी ज़िंदगी का वो एक हिस्सा बन गया है. अब उनके माइंड के अंदर एक टाइम सेट हो गया, उस हिसाब से वो माइग्रेशन करते ही है. परतीच्या प्रवासाचेही तसेच, परत रिटर्न का सफ़र भी वैसा ही होता है. वसंत आगमाला सगळेच पक्षी अनामिक ओढीने आपल्या उत्तरेतल्या घरांकडे निघतात. वसंत के आने पर यानी स्प्रिंग सीजन के आने पर सारे पक्षी अनामिक ओढ़ीने, अनामिक एक अननोन, उनके अंदर से एक ओढ़ है, एक खिंचाव है जो उनको खींच कर लेके जाती है अपने उत्तर के घर के तरफ. फिर से रिटर्न हो जाते हैं. नॉर्थ से आए थे तो नॉर्थ की तरफ ही स्प्रिंग सीजन आने पर, ठंडी का मौसम ख़त्म हो जाने पर वो फिर स्प्रिंग सीजन में अपने नॉर्थ के घर के तरफ निकल जाते हैं. तो ये बहुत अच्छा लेसन था बर्ड्स के माइग्रेशन के ऊपर. इसके क्वेश्चन आंसर्स हम पहले ही दे चुके हैं. नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय.